वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं रीट लेवल फर्स्ट में एक और सामाजिक बुराई पर, और उसे हम कहते हैं बाल श्रम। ठीक है, डाटा आपका कम यूज हो तो मैं जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं पहले से लिख के रखी है मैंने, इस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाल श्रम होता क्या है। बाल श्रम, देखो, भारतीय कानून की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय कानून के अंतर्गत कोई भी वह बालक जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है, यदि वो उद्योगों में कार्य कर रहा है या खतरनाक उद्योगों में कार्य कर रहा है तो उसे हम बाल श्रम कहते हैं। राइट, ये तो बाल श्रम की परिभाषा हो गई। अब बाल श्रम के कुछ कारण हैं, बाल श्रम के कुछ कारण हैं, उन कारणों पर हम बात करते हैं। पहला, निर्धनता। भारत एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला राष्ट्र है और भारत की एक खास बात है कि ये देश अमीर है परंतु यहाँ की जनसंख्या गरीब है, यानी अमीर देश गरीब जनता, ऐसा हमारा भारत है। भारत में मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए, आप जो समझदार है वो जानते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास समय कम रहता है तो ये लाइव प्रीमियर है, आपके पास डाटा सीमित है तो हम कम समय में अधिक बात करते हैं। तो पहला कारण है निर्धनता। निर्धनता यानी गरीबी। भाई ऐसा सिंपल कि घर में ऐसा समझा जाता है कि घर में यदि ज्यादा लड़के हैं, ज्यादा हाथ हैं, हाथ काम करने वाले ज्यादा हाथ हैं, तो जितने हाथ होंगे उतना काम होगा और घर में उतनी ही इनकम आएगी। तो इस वजह से जनसंख्या वृद्धि भी होती है इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, और साथ ही बाल श्रम भी किया जाता है इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए। ठीक है, यानी निर्धनता को दूर करने के लिए। दूसरा, कुटीर उद्योगों का पतन। ये बहुत बड़ा रीजन है। भारत आजाद हुआ तब अंग्रेजों ने जाते समय भारतीय, और जाते समय क्या, जब वो यहाँ थे तब भी उन्होंने पूरी तरह से भारतीय कुटीर उद्योगों का पतन कर दिया था। ठीक है, यहाँ तक कि जो कारीगर थे जुलाहा, उन कारीगरों के अंगूठे काट दिए थे ताकि वो अपनी जो हुनर है उसको फॉरवर्ड ना कर पाए। ये स्थिति रही हमारे भारत के लिए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि कुटीर उद्योगों के पतन से हुआ क्या, तो देखो ऐसा था कि एक कुटीर उद्योग क्या होते हैं, पारिवारिक व्यवसाय होते हैं, पारिवारिक व्यवसाय। ठीक है, जैसे आप एक एग्जाम्पल लो कि कुम्हार है, बर्तन बना रहे, तो कुम्हार का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा कंटिन्यू बर्तन बनाते ही हैं। और छोटे जो बालक होते हैं, छोटे बालक छोटी सी आयु से ही अपने पारिवारिक व्यवसाय में अपने माता पिता की हेल्प करते आते हैं, तो उन्हें बाल श्रम करने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। दूसरी विशेष बात, और कोई एग्जाम्पल आप लेना चाहो किसी भी तरह का, तो सबके एक पारिवारिक व्यवसाय होते थे। जैसे जांगिड़ फैमिली, ठीक है, फर्नीचर बनाया करते थे, तो छोटे बच्चे साथ ही में, क्योंकि वो उनका खेल का खेल होता था, काम का काम होता था, साथ में वो करते 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 हेल्प करते करते सीख जाते थे। मतलब कील ठोकते ठोकते वो बेड बनाना सीख जाते थे, ये स्थिति होती थी, है ना। या हमसे कील सीधी नहीं ठोकती, वो उनमें छोटा सा बच्चा होता है वो सीधी कील ठोक देता है, क्योंकि जन्म से कील ठोकना शुरू कर, जन्म से तो नहीं, ठीक है, वो जब से सीखना शुरू करते चलना फिरना, तो वो कील ठोकते ठोकते ही वो पूरा फर्नीचर बनाना सीख जाते हैं ना। पैदा होते जन्म से तो क्या कैसे सीखेंगे कील ठोकना, बट ऐसा है। तो ये कुटीर उद्योगों के पतन से भी पारिवारिक व्यवसाय खत्म हो गए और बालकों को श्रम के लिए आना पड़ा। दूसरी बात, कानून की शिथिलता। देखो भाई, भारत की स्थिति छिपी नहीं है, आप भारतीय हैं, ठीक है, हम भारतीय हैं, हम जानते हैं कि भारत में कानून और वादे तोड़ने के लिए किए जाते हैं, है ना। जहाँ लिखा होता है डू नॉट स्पिट हेयर, और उसी के ऊपर, उसी साइन बोर्ड के ऊपर थूका हुआ मिलता है। तो भारत में कानून और वादे तोड़ने के लिए किए जाते हैं, ये भारत के लिए एक बड़ी अजीब विचित्र बात है। तो कानूनों में शिथिलता है, कोई ध्यान ही नहीं देता है, तो ये चल रहा है तो चलता रहेगा बस। जनसंख्या वृद्धि ज्यादा होती है, घर में मेंबर ज्यादा होते हैं, कमाने वाला अगर एक ही है, मान लो कि कोई पिताजी हैं, कोई पिताजी क्या, कोई आदमी है, उसके 6-7 बच्चे हैं, तो उनमें अब रोजगार का यानी कि निर्धनता जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो वो उसको दूर करने के लिए बाल श्रम, मतलब छोटी आयु से ही वो क्या करने लगते हैं, बाल श्रम व्यवसाय जैसा जुड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो बाल श्रम के कई कारण हमने जाने। बाल श्रम का एक बड़ा
मैं बताऊं प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव होता है बालकों पे। न तो बालकों का मानसिक विकास हो पाता है, न बालकों का शारीरिक विकास हो पाता है, न बालक पढ़ पाते हैं, ठीक है। साथ ही में बालक में आपराधिक प्रवृत्तियों का जन्म लेता है। बालकों में शुरू से ही उनके साथ अनैतिक व्यवहार होता है, अनैतिक व्यवहार होता है, उनके साथ दुराचार होता है। ऐसी जो स्थितियां हैं बालकों के साथ होती है, और ये स्थिति बालकों के व्यवहार को बदल देती है और उन्हें अपराध प्रवृत्ति की ओर धकेल देती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब बाल श्रम को रोकने के लिए भारत सरकार क्या करती है? तो बाल श्रम को रोकने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो संस्था है वर्ल्ड में, वो यूनिसेफ है। यूनिसेफ जो संस्था है, उस यूनिसेफ ने 1979 के वर्ष को 1979 के वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम वर्ष, बाल श्रम नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम वर्ष के रूप में मनाया था। और 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन आ गई आपके पास, 12 जून है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। आगे बात करते हैं तो बाल श्रम निषेध अधिनियम की हम बात करते हैं। तो बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में भारत सरकार लेके आती है, और इस अधिनियम के अंतर्गत ये है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनको खतरनाक उद्योगों में उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। इसके अलावा फिर भारत सरकार ने 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति का निर्माण कर दिया। 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति निर्मित कर दी, और ये नीति निर्मित की थी एक कमेटी का नाम मैंने यहाँ नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति बनी थी 1979 की, एक कमेटी थी, और इस कमेटी के अध्यक्ष थे गुरुपद स्वामी की कमेटी जो थी उनकी अध्यक्षता में बनी थी। उन्होंने अनुशंसाएं की थी, और उन्हीं अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए 1987 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाल श्रम नीति बना ली। उसके बाद ये हमने बात करी ली, इसका राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण एक संस्था है जो बालकों में बाल श्रम, है ना, बाल श्रम की रोकथाम, कानूनों की पालना करवाने से संबंधित कार्य करती है। तो ये 26 सितंबर 1994 में ये संस्था स्थापित हुई थी। अब ये और फिर से इम्पोर्टेंट है, नवीन बाल श्रम कानून 13 मई 2015। देखो क्या था, ये जो कानून थे बाल श्रम अधिनियम 1986 वाला, और अन्य जो अधिनियम बने, छोटे कारखाना अधिनियम वगैरह, जिनकी हमने बात नहीं की क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं थे। तो नवीन बाल श्रम कानून बनाया 13 मई 2015, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, यानी केंद्र सरकार के द्वारा 13 मई 2015 को कानून में जितने भी कानून थे उन सब में संशोधन क्या किया। पहले तो ये सुनना, बाल श्रम जो निषेध अधिनियम है वो एक व्यवस्था करता था कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक है उनको न तो आप घरेलू उद्योगों में उपयोग में ले सकते हैं, और ना ही अन्य प्रकार के जो उद्योग हैं, यानी कि रसायन उद्योग या बाहर आउटडोर वाले जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, आप कहीं भी काम में नहीं ले सकते हैं। लेकिन 13 मई 2015 में पीएम मोदी के द्वारा यहाँ पे संशोधन कर दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक घरेलू उद्योगों में उपयोग में लिया जा सकता है, बशर्ते एक कंडीशन उन्होंने लगाई है, बशर्ते वो उद्योग उनके स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद ना हो, ये ध्यान रखेंगे। अब हमारा संविधान है, वो संविधान व्यवस्था करता है। संविधान क्या व्यवस्था करता है? अनुच्छेद 24 से हम शुरू करते हैं। अनुच्छेद 24 व्यवस्था करता है, अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 15(3) ये दोनों व्यवस्था करते हैं कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खतरनाक उद्योगों में उपयोग में नहीं लिया जा सकता। अनुच्छेद 39 ड और च, देखो अनुच्छेद 39 है और इसमें क्लॉज है ड और च। तो ड क्या कहता है? ड कहता है कि राज्य ये प्रबंध करे कि बालकों की सुकुमार अवस्था हम किसको बोलते हैं? बाल्यावस्था को। बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, एक बात। दूसरा है अनुच्छेद 39 च।
अनुच्छेद 39 च व्यवस्था करता है, अनुच्छेद 39 च व्यवस्था करता है कि राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करे कि बालक के जो भावी भविष्य है उसके अवसर पैदा हो, ताकि वो मतलब बाल श्रम है उनके प्रति प्रेरित ना हो। दूसरा अनुच्छेद 15(3) तो वही है। अनुच्छेद 21 के वो शानदार है, इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 21 का 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है, ये व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 21 का में 86वां संविधान संशोधन में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था, और अनुच्छेद 21 का ये व्यवस्था करता है कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। अनुच्छेद 23 पे आते हैं। अनुच्छेद 23 व्यवस्था करता है, अनुच्छेद 23 व्यवस्था करता है कि जो मानवीय दुर्व्यापार है उस पर प्रतिबंध लगाता है। ये मानवीय दुर्व्यापार को हम कह सकते हैं मानवीय तस्करी। तो मानवीय तस्करी पर ये प्रतिबंध लगाता है। मानव का इलीगल जो ट्रैफिक होता है, जिसको हम दुर्व्यापार कहते हैं या तस्करी कहते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक तत्व, और अनुच्छेद 51 ये जो कर्तव्य है वो। अनुच्छेद 45 जो नीति निर्देशक तत्व है वो राज्यों को निर्देश देता है कि 6 से 14 वर्ष तक की जो बालक हैं उनकी शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था करे। अनुच्छेद 51 क और ट, ठीक है, मतलब अनुच्छेद 51 का पार्ट क का पार्ट ट, ठीक है, तो ये कर्तव्य है। तो ये कर्तव्य है क्या, माता पिता का, गार्जियंस का, पेरेंट्स का ये कर्तव्य है कि वो बालकों की 6 से 14 वर्ष तक की जो आयु है उसमें उनकी शिक्षा का प्रबंध करे, अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो बात हो गई हमारे इस बाल श्रम पर। इसके बाद हमारी एक सामाजिक बुराई और है मुख्यतः, उसके बाद फिर नशाखोरी वगैरह है, उनकी हम अगले लेसन में बात करने वाले हैं। तो अभी अगर हम बात करते हैं हमारे यहाँ हमारे जो एक अन्य जो सामाजिक बुराई है चोरी, चोरी, ठीक है। चोरी सामान्य एक अपराध है। आईपीसी की जो धाराएं हैं उनके अंतर्गत चोरी एक अपराध है, ठीक है। अब चोरी सामान्य इस चोरी की रोकथाम के लिए कोई अधिनियम नहीं है, कोई कानून नहीं है कि भाई ये है, तो बस सामान्य जो आईपीसी की धाराएं हैं उसमें उस चोरी के प्रति दंड का प्रावधान है। अब कौन करता है चोरी, तो देखो ऐसा होता है कि कुछ तो होते हैं पेशेवर चोर, और कुछ का जो पारिवारिक व्यवसाय ही बन जाता है चोरी करना। एग्जाम्पल दूं, आज तो नहीं है, आज की हम बात नहीं कर रहे हैं, बट इतिहास की हम बात करते हैं। तो इतिहास में एक जाति हुआ करती थी सामान्य मीणा जाति। मीणा जाति जो है विशेष, वो जरायम पेशा कानून के अंतर्गत, जरायम पेशा कानून के अंतर्गत थानों में हाजिरी देने जाया करती थी। मतलब परिवार के हर एक सदस्य को, यहाँ तक कि महिलाओं को भी प्रतिदिन थाने में जाके रजिस्टर में सिग्नेचर करके आने पड़ते थे। तो ये जरायम पेशा कानून उन पर लगा दिया गया था, और उनसे संबंधित जो कुछ हैं, जो सामान्य सभी नहीं, कुछ जो मीणा जनजाति के जो कुछ लोग थे, सभी नहीं, है ना, सभी नहीं, तो वो लोग क्या किया करते थे पहले, चोरी। लेकिन आज नहीं, आज मीणा जबरदस्त उन्होंने उन्नति की है, जबरदस्त है आज, ठीक है। आज जितने भी मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो आपको मीणा जी ही मिलेंगे। तो रियल में अपनी जो लाइफ को मीणा समाज ने जिस तरह से बदला है, उनके लिए हेड्स ऑफ है मेरा, ठीक है। तो मतलब आदमी अपने आप को चाहे तो बदल सकता है, ये आप सीख सकते हैं मीणा समाज से, ठीक है। इसके अलावा एक और कोई जाति है, ये वाली जाति है, ठीक है। ये मतलब ये नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि ये जाति सूचक शब्द बन जाते हैं, तो आप पढ़ पा रहे हैं। तो ये जो जाति है, ये हाकम राजा का प्याला, ये कसम खाती है हाकम राजा का प्याला कोई भी कार्य करने से पूर्व, ठीक है। इसके अलावा ये जोगणिया माता की पूजा करते हैं किसी भी प्रकार के कार्य को करने से पूर्व। तो ये है विशेष, ठीक है।
तो लेकिन अभी समाज बदल रहा है, अभी समाज बदल बदल रहा है, तो इनके द्वारा तो चोरी नहीं की जाती है। अब जो चोरी की जाती है वो दबंगों के द्वारा की जाती है ना। दबंग समझते हैं, मैं पता नहीं दबंग कौन होते, मैंने कभी देखा नहीं है, बट सुना है। तो दबंगों के द्वारा चोरी की जाती है, और जो भी है जैसे भी है, तो ये एक अपराध है और ये सामाजिक बुराई है, ठीक है। आईपीसी की धारा के अंतर्गत इन पर केस चलता है, और जो भी दंड का प्रावधान है वो इन्हें मिलता है। तो इनके लिए कोई विशेष अधिनियम नहीं बना है, कोई एक्ट नहीं बना है, ये ध्यान रखना है। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। कल वाला जो वीडियो होगा हम उसमें एक साथ सभी पे बात करेंगे, नशा वगैरह जितना भी है, नशा है मतलब धूम्रपान है, सभी पर बात करेंगे। फ्रेंड्स कंटिन्यू हमारे साथ रहने के लिए थैंक यू, जय हिंद। हाँ, और आप सभी को मेरी ओर से ईद मुबारक। ओके, थैंक यू।